Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. Today is your 29th December and this is a very important article from the Economic Times which is very helpful regarding your international relations, you can say, or regarding your all your GS paper 3, your economic portion, or otherwise it will be also helpful for your security purpose as well. So before I jump into the article discussion, I would like you to give brief introduction to the topic. So the topic is basically talking about your butterfly effects, rise, pirates, self-interest. So butterfly effects. What is butterfly effects? So basically, butterfly effect is a concept or a belief, you can say it, that says that a small change can lead to any kind of greater or vast outcome or difference. ठीक है, ये मीनिंग है. जैसे एक छोटा सा घटना होता है, एक छोटा घटना होता है, उसका बड़ा सा रेपकेशन निकल के आता है या बड़ा सा उसका इफ़ेक्ट या आउटकम निकल के आता है, तो वह आपका बटरफ्लाई इफ़ेक्ट दर्शाता है. एग्जाम्पल के तौर पे आप एक तूफ़ान का एग्जाम्पल ले लीजिए. तो तूफ़ान के समय क्या होता है ना, अक्सर देखा जाता है कि तितलियाँ, बटरफ्लाई, अगर अपना पंख फड़फड़ाती है, ठीक है, तितलियाँ जैसे अपना पंख फड़फड़ाती है तो कहा जाता है कि वो एक संकेत है कि दुनिया के किसी कोना में तूफ़ान आने वाला है या आएगा. ठीक है, तो ये होता है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट. ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा ही आज के टाइम पे अप्रूव किया गया है, चाहे वेदर का डिटर्मिनेशन करना हो या फिर ऐसा कुछ डिटेक्ट करना हो. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट्स के अंदर कि मान लीजिए आपका कुछ स्मॉल एक्ट हो रहा है, कुछ भी स्मॉल एक्ट हो रहा है, स्मॉल एक एक्सीडेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल सा एक्सीडेंट हो रहा है, तो फ्यूचर में आने वाले कोई भी बड़ा इवेंट या फ्यूचर में आने वाला कुछ बड़ा घटना का वो संकेत करती है. तो वो होता है आपका बेसिकली बटरफ्लाई इफेक्ट्स. हालांकि इस टर्म में हम लोग ये वेदर टर्म में ले सकते हैं, या क्या रेपकेशन है छोटा छोटा चीज़ का, उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या है. इसके अलावा ये तो एक पार्ट हुआ. उसके अलावा मेन इशू क्या है कि न्यूज़ क्या है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा जानना होगा. फ़िलहाल अभी ये न्यूज़ ये है कि हमारे इंडिया से शिप जा रहा था कहाँ, इसराइल में. ठीक है, इंडिया से इसराइल क्या जा रहा था, हमारा एक शिप जा रहा था. ठीक है, इट वॉज गोइंग. और ये शिप क्या कैरी कर रहा था, राइस राइस कैरी कर रहा था, या फिर फूड ग्रेन्स आप बोल सकते हैं, वो कैरी कर रहा था कहाँ, इंडिया से इसराइल. इंडिया इसराइल से हम लोग क्या लेते हैं या फिर क्या इंपोर्ट करते हैं, हम लोग वेपन्स इंपोर्ट करते हैं. और इंडिया, हमारा देश, इसराइल को क्या देता है, फूड वगैरह देता है. ठीक है, तो जा रहा था इंडिया से आपका इसराइल फूड. किसके थ्रू जा रहा था, आपका रेड सी के थ्रू. पर क्या हुआ, यहाँ रेड सी में हमारे जो 25 लोग हैं जो शिप से जा रहे थे, उनको बंदी बना लिया गया. किसके द्वारा ये हरकत हुआ, ये हरकत आपका हुआ यमन के लोगों के द्वारा. यमन के एक ट्राइब है आपका, जिसके थ्रू आप लोग अभी आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, वेट, उस ट्राइब का नाम है आपका हूती ट्राइब. तो यमन के हूती ट्राइब का ऐसा हरकत है कि रेड सी से जा रहा था हम लोग का शिप, उसी पर उन्होंने अटैक कर दिया और 25 लोगों को बंदी बना दिया, जब इंडिया से इसराइल फूड ग्रेन्स जा रहा था. ठीक है, क्यों क्यों ऐसा हरकत हुआ. दरअसल आप लोगों को पता होगा कि यमन में आपके एक माइनॉरिटी जो रहते हैं, उनका नाम है हूती ट्राइब. वो जो माइनॉरिटीज़ है, पर मेजॉरिटी लोग क्या है, मुस्लिम्स है यमन में. यानी आपका 60% आपका यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम है. आप लोगों को पता होगा मुस्लिम का दो कैटेगरी होता है, एक सिया मुस्लिम और एक होता है सुन्नी मुस्लिम. तो सिया मुस्लिम्स है यमन में, जो आपके माइनॉरिटी है, और मेजॉरिटी में 60% है जो आपके सुन्नी मुस्लिम है. पर क्या करना चाहते हैं ये हूती लोग, ये पूरा हूती ट्राइब या माइनॉरिटी ट्राइब पूरे यमन में राज करना चाहते हैं. ठीक है, ठीक है, पूरे मुस्लिम कंट्री में अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं या राज करना चाहते हैं, अपने ट्राइब को आगे लाना चाहते हैं, माइनॉरिटी ट्राइब को. और यमन जैसे लोग जो मुस्लिम पूरा कंट्री है, उसको क्या करना चाहते हैं, उसको उस पर दबा बनाना चाहते हैं या फिर अपने रूल करना चाहते हैं. ठीक है, तो यही लोग यमन के मुस्लिम लोग किस पे टॉर्चर करते हैं, ये आप
आप लोगों को पता होगा इसराइल किसके ज्यूस लोग होते हैं, ज्यूस लोग किस पे टॉर्चर करते हैं, मुस्लिम्स पे टॉर्चर करते हैं। इसका बदला लेते हुए यमन के मुस्लिम्स में किस पे अटैक कर दिया, इंडिया के शिप्स पे अटैक कर दिया, ताकि खाना कहाँ नहीं जा पाए, इसराइल पे नहीं जा सके। ये पूरा मेन टॉपिक का डिस्कशन है। ये हम लोग बेहतर समझ पाएंगे अगर आप थोड़ा मैप देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया, यहाँ से सी जा रहा था आपका रेड सी होके, हमारा शिप जा रहा था, ठीक है, शिप जा रहा था रेड सी होके, कहाँ जा रहा था आपका, इसराइल जा रहा था, रेड सी होके, ठीक है। लेकिन यमन के लोगों ने, यमन के जो भी माइनॉरिटीज़ थे या हुती, आपका हुती माइनॉरिटीज़ यमन के, यहाँ पे शिप जाने पर अटैक करके 25 लोग को बंदी बना लिए, ताकि फूड ग्रेन्स कहाँ नहीं पहुँचे, आपका इसराइल नहीं पहुँचे, ठीक है, इसराइल फूड ग्रेन नहीं पहुँचे। ऐसा वो क्यों किए, क्योंकि यमन के जो मुस्लिम्स हैं वो इसराइल से बदला लेना चाहते थे। आप बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि इसराइल लोग इन लोग से बदला लेते हैं। इसराइल में आपके कैसे कौन लोग हैं, जूइश लोग, जूइश लोग किससे बदला लेना चाहते हैं, मुस्लिम से। और यमन में मुस्लिम से वो किससे बदला लेना चाहते हैं, जूइश से, जो इसराइल में, इसीलिए वो फूड ग्रेन ना जा सके, इसीलिए उन्होंने शिप पे हमला कर दिया। द मेन टॉपिक इज दिस। सो let us now jump into the article discussion, and we'll deal with other issues as such. So it is talking about your butterfly effects, rights, pirates, सेल्फ इंटरेस्ट। राइस मतलब हमारा देश राइस लेकर जा रहा था, कहाँ, इंडिया से इसराइल जा रहा था। राइस क्या चीज़ से, शिप से जा रहा था, जिस पर अटैक हुआ, रेड सी के थ्रू जा रहा था। और पिराटेस क्या होता है, किसके द्वारा अटैक हुआ था, आपका समुद्री लुटेरे, उनको क्या बोला जाता है, पिराटेस। तो यही लोग अटैक किए थे हमारे शिप को, 25 लोग को बंदी बनाए थे, ठीक है। तो ये होता है आपका पिराटेस। और सेल्फ इंटरेस्ट, ये हमारा देश का सेल्फ इंटरेस्ट का बात हो रहा है। लेट अस सी व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। India's reluctance to join a US-led task force to pacify Yemen's Houthis threatening commercial shipping in the Red Sea is yet another assertion of its self-interest over international alignment. तो इसमें क्या बोला जाए, देखिए यूएस का इसमें क्या रोल है। पहले तो आपको बता दें, यूएस हमेशा किसको सपोर्ट करता है, आपके सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया को किससे सपोर्ट करता है, जब यमन और सऊदी अरेबिया में किसी तरह का लड़ाई होता है तो यूएस किसको सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है। और ये लड़ाई क्यों होता है, क्योंकि सुन्नी मुस्लिम और सिया मुस्लिम वाला जो नौटंकी चलता है कि यहाँ पे आपके माइनॉरिटीज़ है। कौन है माइनॉरिटीज़, सिया मुस्लिम्स है, और मेजॉरिटी कौन है, सुन्नी मुस्लिम्स है, जो 60% राज करते हैं। तो इनमें जो भी लड़ाई होता है उसमें यूएस किसको फोर्स सपोर्ट करता है, आपके सऊदी अरब को। तो क्या इसमें बोला जा रहा है इस पॉइंट में कि इंडिया इज़ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, हेजिटेट करना या स्ट्रॉन्ग अनविलिंगनेस दिखाना। तो इंडिया इज़ अनविलिंग टू जॉइन यूएस लेड फोर्स। यूएस का एक फोर्स है जो क्या करना चाहता है, पैसिफाई, आपको पैसिफाई का मतलब क्या होता है, सेटल करना चाहता है। क्या, जो इशू चल रहा है किसके बीच, यमन के हुती ट्राइब के भी का इशू जो चल रहा है। क्या किए ये लोग हमारे कमर्शियल शिप को जो रेड सी के थ्रू जा रहा था उस पर अटैक कर दिया। तो इंडिया हेजिटेट करता है यूएस को ऐसे चीज़ में सपोर्ट करने के लिए, कि या फिर बदला लेने से यमन के हुती ट्राइब से जो लोग शिप में हमला किए उससे हमारा देश बदला लेना नहीं चाहता है। इसका वजह क्या है कि हमारे देश का अपना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे रिलेटेड है, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। प्लीज़ इफ़ यू रीड एंड लिसन केयरफुली, यू विल गेट थ्रू इट। तो इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है यूएस को, हम देखिए हमारी शिप पे ऊपर आक्रमण हुआ, किसके द्वारा, यमन के हुती ट्राइब के द्वारा। लेकिन फिर भी हम लोग बदला लेना नहीं चाहते और यूएस की फोर्स को हेल्प नहीं करना चाहते ताकि यमन से बदला लिया जाए, क्योंकि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट से जुड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे, हम लोग आगे देखते हैं। India's maritime trade is critically dependent on the Red Sea, and New Delhi does not wish to risk लिटिगेशन। इसमें क्या बोला है कि हमारा मरीन टाइम ट्रेड है। मरीन टाइम क्या ट्रेड होता है, जितना भी हमारा शिप्स के थ्रू जाता है वेस्ट एशिया में, या फिर वेस्ट एशिया मतलब यहाँ देखिए, हमारा शिप्स के थ्रू जितना भी, इंडिया का जितना भी शिप्स के थ्रू ये वेस्ट एशिया यानी सऊदी अरब, यमन जो भी ये सब कंट्रीज़ में ट्रेडिंग होता है, या फिर हमारा बोल सकते एक्सपोर्ट होता है,
जो शिप्स के थ्रू जाता है वो सब किसके थ्रू जाता है, आपका रेड सी के थ्रू जाता है। ठीक है, ये मेन बता रहा जाए इसमें पैराग्राफ में कि इंडिया का जो मरीन टाइम ट्रेड है इट्स क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन रेड सी के थ्रू जाता है। सो न्यू दिल्ली मतलब गवर्नमेंट डज नॉट विश टू रिस्क रिटिलेशन आपका क्या होता है, मतलब प्रतिकार। प्रतिकार होता है आपका लिटिटेशन, मतलब फॉर एग्जांपल कि हाँ वो लोगों ने हम लोगों के शिप में अटैक किया, ठीक है, हम लोग क्या करें बदला में इन लोग पे अटैक कर ले यूएस के साथ मिलके। ये इंडिया नहीं करना चाहता है, इंडिया इज़ नॉट डूइंग, इंडिया डज नॉट वांट टू रिस्क सच थिंग्स कि हम लोग बदला ले। यहाँ पे प्रतिकार क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि उन्होंने अटैक किया तो हम भी चले अटैक करने, वो इंडिया नहीं चाहता है। क्योंकि हमारा जो मरीन टाइम ट्रेड है, जितना भी हम लोग वेस्ट एशिया में ट्रेड करते हैं वो किसके थ्रू होता है, रेड सी के थ्रू। अगर कहीं यमन गुस्से में आके हर बार हमारे शिप्स को अटैक कर दिया, रोक लिया अगर, तो इससे क्या हो गया, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में दिक्कत आ जाएगा, हम लोग बाहरी कंट्री को यानी वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बोला जा रहा है इन द प्रोसेस द कंट्रीज राइस एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया आर बीइंग अफेक्टेड, मतलब ये प्रोसेस में सब जो नौटंकी चल रहा है उसके तहत जो राइस एक्सपोर्ट हो रहा था कहाँ, वेस्ट एशिया यानी आपका इसराइल में, वो अफेक्ट हो रहा है। बट दैट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ लास्ट ईयर्स एक्सपोर्ट कर्व ऑन राइस wheat एंड शुगर को imposed टू कीप डोमेस्टिक प्राइस फ्रॉम क्लाइमिंग। अब क्या हुआ कि लास्ट ईयर भी, अब जब लास्ट ईयर क्या हो रहा था आपका, रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा था, ठीक है, तो इस समय भी क्या हो रहा था, हमारे एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया था। एक्सपोर्ट क्या होता है आपका, हमारे देश से एक किसी एक कंट्री से, हमारे इंडिया से वेस्ट एशिया यानी आपका ये जो आपका इसराइल वगैरह होता है, ये सामान जाता है तो हमारे देश से बाहर जाता है कोई चीज़, तो वो होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, हम लोग बेचते हैं दूसरे कंट्री को। तो लास्ट ईयर जब क्या हो रहा था, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया था, सिर्फ हमारा नहीं बाकी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया था, चाहे हमारे देश का राइस हो, वीट हो, शुगर हो, इसमें क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया था युद्ध के चलते। इससे क्या हुआ था, डोमेस्टिक प्राइस मतलब लोकल प्राइस किसका, राइस का, वीट का, सब बढ़ने लगा था, क्योंकि हमारा देश एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इसमें बोला जा रहा था the shortfall in these commodity is likely to be offset by growing exports of other farm goods। तो क्या हो रहा था, जब weak local prices of cereals aid in tackling inflation under this head। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्योंकि क्या हुआ था, लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो वेस्ट एशिया को जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, चाहे वो चावल, राइस या जो भी फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें एक्सपोर्ट में हम लोग का रुकावट या प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सारी सा बात है कि सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं बल्कि हमारे इंपोर्ट को भी रोक दिया गया था, कि हम लोग को बाहर देश से कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल हम लोग सीरियल, अनाज अनाज हमारा देश प्रोड्यूस नहीं करता है, दूसरे कंट्री यानी वेस्ट एशिया से मंगाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के समय कैसे अनाज वगैरह का दाम बढ़ गया था, क्यों, क्योंकि ना हमारे देश में एक्सपोर्ट हो पा रहा था ना इम्पोर्ट ढंग से हो पा रहा था। तो क्या हुआ था, लोकल प्राइजेस बहुत बढ़ गया था, फॉर एग्जांपल अनाज का प्राइस बहुत बढ़ गया था। उसके अलावा लोकल प्रोडक्ट्स का जो बाहर बाहर से वेस्ट एशिया वगैरह से प्रोडक्ट्स आता था उसका कमी हो गया था, शॉर्टफॉल्स हो गया था। और ऊपर से हम लोग खुद का भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, तो इससे प्राइजेस क्या हुआ था, इन्फ्लेशन हो गया था बहुत ज़्यादा। सीरियल्स वगैरह था नहीं, वेस्ट एशिया से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो लोकल प्राइसेस भी बढ़ गया था, प्लस इन्फ्लेशन मतलब हाई प्राइसेस हो गया था हर चीज़ का। तो ये आप लॉकडाउन के समय देखे ही होंगे। नेक्स्ट, while India cannot be faulted for its skittishness to partnership, it does not contribute to prolonging international conflict that affects its consumers. Buying oil help Russia prosecute its war with Ukraine। तो इसमें क्या बोला था, इंडिया कैन नॉट फॉल्टेड टू स्किटिशनेस मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स वेरी मच फ्राइटनिंग और नर्वस एक्ट्स। तो क्या होता है, इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो ये सब के चक्कर में इंडिया कुछ गलत नहीं करेगा, अपने पार्टनरशिप को अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो यूएस के साथ हो या वेस्ट एशिया के साथ हो या इसराइल के सपोर्ट में हमेशा इंडिया रहता है, तो उसके साथ अपना पार्टनरशिप अफेक्ट नहीं करेगा। किससे बदला लेके, यमन के जो माइनॉरिटी ट्राइब है, हूती ट्राइब, उससे बदला लेके वो सब चीज़ नहीं करेगा।
ताकि कुछ भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। उसके कंज्यूमर्स मतलब हमारे जो लेते हैं कंज्यूमर्स, क्या हुआ जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करें तो जो कंट्रीज हम लोग से लेता है गुड्स प्रोडक्ट्स, वो होते हैं हमारे कंज्यूमर्स, वो उसको अफेक्ट करेगा। इसके अलावा हम लोग जो ऑयल बाई करते थे युद्ध के समय रशिया से, ठीक है, युद्ध के समय हम लोग रशिया और यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था लास्ट टाइम या लास्ट ईयर आप बोल सकते हैं, उस समय हम लोग ऑयल खरीदते थे रशिया से, तो वो पैसा रशिया क्या चीज़ में लगाता था, वॉर्स में लगाता था यूक्रेन का। इसके अलावा बोला जाता है एक्सपोर्ट्स इनवाइट्स banning food exports invites retaliatory action from other nations that are inimical inimical to an economic lacking in food security. Allowing pirates a free run in shipping lanes strengthens Israel's resolve to crack down on Gaza. तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया किसी भी तरह का से, ठीक है, तो ये क्या चीज़ इनवाइट करेगा, आपका रिटेलेटरी एक्शन मतलब प्रतिकार या फिर बदला लेने वाला एक्शन को इनवाइट करेगा फ्रॉम अदर नेशंस, एंड दैट इज़ इनिमिकल मतलब बैड इम्पैक्ट लाता है हमारे इकोनॉमी में, स्पेशली हमारे इकोनॉमी वेयर देयर इज़ अ फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, या फिर बोल सकते फूड सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर आर कंट्री। इसके अलावा बोलता है कि हमारे अगर पायरेट्स पायरेट्स मतलब जैसे यमन के पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे, उनको फ्री छोड़ दिया जाए इन द शिपिंग एरियाज, तो फिर इसराइल का जो इशू चल रहा है गाज़ा पट्टी में अटैक करने का, वो भी रिजॉल्व हो सकता है। ईच ऑफ दीज हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कॉमन इंडियंस ट्राइंग टू मेक up for loss of livelihood during pandemic and facing runaway inflammation thereafter. A narrow definition of self-interest serves to treat the symptoms rather than the malice. सो इसमें क्या बोला जा रहा था कि इंडिया ऑलरेडी पैंडमिक से डील कर रहा है, उसको अभी भी उसका इकोनॉमिक लॉसेस को कवर अप कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग दुश्मनी मोड़ लेते हैं, चाहे वो आपके यमन से हो या उनके ट्राइब से हुआ, तो इंडिया के लिए ग्रो करना या फिर आगे जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी सेल्फ इंटरेस्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं कि हम लोग के शिप को अटैक किए, 25 लोग को बंदी बना लिए, फिर भी हम लोग कोई एक्शन नहीं लिए और चुपचाप से बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सिम्टम रादर दैन एनी काइंड ऑफ मैलिस। मैलिस क्या होता है, कुछ बैड डूइंग या गलत हरकत, ठीक है। लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इंडिया टू बी फेयर has used its rising economic heft and global integration to champion multilateralism as a solution to conflict and inequity. Building consciousness is arduous, and New Delhi has so far been able to convince the world about the need for it to strike out on its own if the situation demands. That, to extent, it has conducted itself as a responsible global citizen. तो इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया अभी तक, टू बी फेयर मतलब ऑनेस्टली अगर बात किया जाए, तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना इकोनॉमिक हेफ्ट मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है, या ग्लोबल इंटीग्रेटेशन यूज़ करके एक सल्यूशन लाना चाहता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट और इनक्विटी सब बंद रहे। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीलैटरिज्म, क्या होता है जब दूसरे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट सब एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर गोल लेके, कि फॉर एग्जांपल वो लोग को वॉर रोकना है या फिर उसके लिए हेल्प करना है या फिर मरीन टाइम ट्रेड को सिक्योरिटी से भरपूर बनाना ताकि ऐसा कुछ अटैक ना हो, तो ऐसा होता है आपका मल्टीलैटरिज्म, ठीक है। तो इंडिया अगर अपना इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस या ग्लोबल इंटीग्रेटेशन करके मल्टीलैटरिज्म के थ्रू एक सोल्यूशन निकाल सकता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और इंक्वायरी जैसे प्रॉब्लम्स को डील करने में, इनक्विटी। उसके बाद बिल्डिंग कॉन्शियसनेस इज आर्डुअस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्डुअस, इट इज़ फुल ऑफ डिफिकल्टी एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, तो वो होता है आपका आर्डुअस। And in New Delhi has so far been able to convince the world about the need for it to strike out on its own. Strike out का मतलब क्या होता है आपका, basically to dismiss something or leave something undone or fail to do something, ठीक है, if the situation demands. To that extent it has conducted itself as a responsible global citizen. तो हमारा इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई भी रिटेलेटरी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दिखाता है rather than one who is violent and takes actions too quickly without even thinking about our economic heft. So that was all for today. I hope you liked the video. Thank you and have a wonderful day.